This conference will now be recorded. हमने स्टार्ट किया था IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड, बिल्डिंग या बोथ फॉर रेंटल पर्पस या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी रिकॉग्निशन क्या होती है कि जब इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी प्लस कॉस्ट मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट मेजर्ड रिलायबली, दो मेथड है। डन होगी बात। उसके बाद हमने पढ़ा इसकी इनिशियल मेजरमेंट किस वैल्यू पे होती है। इसकी इनिशियल मेजरमेंट होती है कॉस्ट पे, सेम एज इट इज जैसे कि IS 16 में होती है। उसके बाद हमने पढ़ा इसकी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट मेरे भाई, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होती है या कॉस्ट मॉडल सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। या कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल। या कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल। अब क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट अगर आपने दोनों में से कोई एक मेथड अडॉप्ट कर लिया तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए सेम मॉडल होना चाहिए अंडर एक्सेप्शंस। आज हमने एक्सेप्शंस एंड पे पढ़नी है, लेक्चर के बिल्कुल एंड पे। पहले हमने पढ़नी है बातें सारी कॉस्ट मॉडल में रिकॉर्डिंग कैसे होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, और फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्डिंग कैसे होती है। कॉस्ट मॉडल पे किस तरह से होती है और फेयर वैल्यू मॉडल पे किस तरह से होती है। मैंने आपको कहा था कॉस्ट मॉडल में सेम एज IS 16, सेम एज IS 16। ओके की बात। और फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर वो हमने आज देखना है। पहले कॉस्ट मॉडल का एक क्वेश्चन करते हैं ताकि पता तो आप सबको है ही। सपोज दैट हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ₹400,000 की एट 1/1/2019, और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होगी अगर पहले की खरीदी हुई है। सपोज दैट 120,000। सर जी एक सवाल पूछना सर जी, अगर ये एप्रिसिएशन होती इस चीज की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो डेप्रिसिएशन क्यों ले रहे हैं हम? नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब ये हरगिज नहीं है, हम बिल्डिंग भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मोस्टली जो लैंड होती है वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होती है, और जो बिल्डिंग होती है ना वो मेन रेंटल पर्पस के लिए होती है। ठीक है, तो जो बिल्डिंग क्योंकि इसके अंदर शामिल है तो बिल्डिंग तो डेप्रिशिएट हो सकती है ना। जैसे जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पुराना होता जाएगा, कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे तो फिर तो डेप्रिशिएट करेंगे। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसकी रिवैल्यूएशन कर रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है ये। तो जनाब अगर हम वो कहता है कंपनी यूज कॉस्ट मॉडल और ना भी कहे तो हमें पता है क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन, prepare extract of financial statement, prepare extract of financial statement
as for the year 2019 and 2020 हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 4 लाख की पड़ी हुई है जो कि डेप्रिशिएट हम पहले कर चुके हैं 1,20,000। वो कहता है कि 2 सालों का मुझे एक्सट्रैक्ट बनाकर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट पूछता है तो हम दोनों बनाएंगे सेम जैसे ये क्वेश्चन समझो जैसे ये IAS 16 का क्वेश्चन है, सिर्फ वर्डिंग चेंज करनी है। सबसे पहले अगर नाम गिवन होगा तो हम नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, extract for the year ended 31st December 2019 and 2020 2019 and 2020 इसमें अगर एसेट हमारा डिस्पोज होगा तो सेम एज इट इज जैसे IAS 16 में डिस्पोजल की एडजस्टमेंट करते हैं, कोई एडिशन होगा सिर्फ नाम की जगह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखना है। मतलब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं लिखेंगे बल्कि स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे बस। तो जनाब इसके अंदर अदर एक्सपेंस में आ जाएगा depreciation on investment property, जी जनाब 2019 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है 40,000 और 2020 की भी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 40,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम डेप्रिसिएशन किस पर अप्लाई करते हैं? कॉस्ट पे। स्ट्रेट लाइन में हम डेप्रिसिएशन किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? कॉस्ट पे। तो कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन आएगी। ओके होगी बात? चले जी। उसके बाद ये हमारा एक्सट्रैक्ट बन गया स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का। अब हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। नाम आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएगा, as at 31st December 2019 and 2020 हम लिखेंगे एसेट्स के हेड में, मतलब नॉन करंट एसेट्स के हेड में सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स, सॉरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हेडिंग देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसमें कॉस्ट भी है उसकी और लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हेडिंग लाजमी देनी है क्योंकि नाम ही वही आएगा। 4 लाख कॉस्ट है, 1,60,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 2019 में, फिर 4 लाख का एसेट कॉस्ट और 2 लाख की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो। तो 1,20,000 पहले थी ना, तो 40,000 2019 वाली भी ऐड हो गई और 40,000 की फिर 2020 में मजीद ऐड हो गई। तो इसकी नेट बुक वैल्यू क्या बन गई? 2,40,000, 2 लाख।
लो जनाब, कॉस्ट मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया एक तरह का। अगर इसमें कोई एडिशन होगा, इसका कोई डिस्पोजल होगा, जो कुछ भी होगा अकॉर्ड जैसे IAS 16 में करते हैं वैसा ही तरीकाकार होगा। ठीक है भाई मेरे भाई। सर अब ये हम नॉन आते हैं करंट फेयर एसेट वैल्यू में मॉडल। लिखेंगे। बिल्कुल, नॉन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ही हमारा नॉन करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारा नॉन करंट एसेट ही है। तो सर अगर उसी साल हमने खरीदी है और उसी साल हमने रेंट पे दे दिया तो वो 1 साल तक तो नहीं ना रही हमारे पास। क्या मतलब उसी साल खरीद दिया उसी साल रेंट पे दे दिया है? तो रेंट पे सर अगर उसी वो साल आपने दे दिया है, उसी तो साल अगर रेंट पे दे दिया है तो हमारी डेप्रिसिएशन तो आएगी ना। मतलब प्रॉपर्टी रेंटल वो इनकम वो हमारी गिनी जाएगी। बिल्कुल हमारी प्रॉपर्टी गिनी जाएगी। तो सर सर जी अभी जिसे हम स्टार्ट रेंट होगी पे देंगे वो अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? वो जो रेंट पे देखो ना, हम रेंट पे दे रहे हैं ना, वो तो अपना रेंट एक्सपेंस बुक करेगा, हम अपनी रेंटल इनकम भी लिखेंगे और यहाँ पर उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। ठीक है अगर सर ये एसोसिएट का हिस्ट्री एक्सट्रैक्ट का दिखा देना दोबारा। सर जी सर जी अभी स्टार्ट हुई है। हाँ जी पहला सवाल किया। सर एसोसिएट का दिखा दो। अच्छा, अगर इसमें क्वेश्चन के अंदर वो रेंटल इनकम हमें दे दे ना, अगर रेंटल इनकम दे दे तो हम रेंटल इनकम भी, रेंटल इनकम हमारी इनकम होगी। मुजम्मिल आपका मुझे मैसेज नहीं शो हो रहा, क्योंकि वो जो लास्ट मैसेज होता है वो शो नहीं होता। हाँ जी होगा शो। जमील का सवाल है कि अगर बंदा अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बिल्डिंग रेंट पे देता हो तो अब ये बिल्डिंग उसके एसेट्स होगी या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी? देखिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिल्डिंग के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी आपकी है क्या? पहली बात, क्या आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी यही है कि आप एक डीलर हो, ठीक है, कि आप सेल परचेज करते हो, या बिल्डिंग रेंट पे देना आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी है? ठीक है। अब अगर आप बिल्डिंग का मेन पर्पस रेंटल इनकम हासिल करना है तब तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। देखो ना, रेंटल पर्पस, हाँ, अगर आपका ये काम है कि आप बिल्डिंग वगैरह बनाते हो और उसको सेल करते हो, ये आपका रूटीन का काम है, मतलब आपका, क्योंकि रेंट पे देना ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं कहला सकती, एक्टिविटी होती है सेल परचेज मेन। अगर 90% एक्टिविटी को देखा जाए तो वो उसको सेल परचेज कहते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो और अगर आप बिल्डिंग बनाकर बेचते हो, ये आपका बिजनेस है, तो अगर थोड़े टाइम के लिए रेंट पे दे रहे हो, थोड़े ऐसे ही कि 2 महीने खाली पड़ा है तो दे दो, तो वो तो अदर इनकम में चला जाएगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, फिर ये इन्वेंट्री में आएगा। अगर आपका इस तरह से है, आपका ये बिजनेस है कि आप बिल्डिंग बनाकर बेचते हो, दैट इज योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी, दैट इज योर IS2। फिर आप ये का इन्वेंट्री में आएगा कि आपके पास 10 बिल्डिंग है इस टाइम ऑन सेल, कि जैसे ही कोई बंदा मिलता है आप सेल कर देते हो। आपका काम ही यही है, आप कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल पर्पस आपका काम नहीं है, तो फिर वो इन्वेंट्री में आएगा ना, फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगा ना, वो एसेट नॉन करंट एसेट में आएगा। जी मुजम्मिल भाई, ओके हो गया काम या कुछ है? फिर मुजम्मिल का सवाल है कि जिस तरह शादी हॉल होते हैं वो हॉल्स बना के रेंट देते हैं, रेंट पे देते हैं और यही उनका बिजनेस होता है। हाँ जी, अब वो जो शादी हॉल होता है ना, वो रेंट पे जो देते हैं उनका मेन पर्पस रेंटल पर्पस। 2 तरह के शादी हॉल होते हैं, अगर आप गौर फरमाएं, उनके वहां पर 2 पर्पस होते हैं, एक है इवेंट्स मैनेजमेंट और दूसरा है बिल्डिंग को रेंट पे देना। अब वो मेन जो इवेंट्स मैनेजमेंट है, क्या फिर उसके आगे फर्दर 2 चीजें आ जाती हैं
कि इवेंट्स मैनेजमेंट वो सारी कौन कर रहा है, क्या उसका मेन पर्पस सिर्फ रेंट पे देना है शादी हाल को, और अंदर का जो सारा काम है वो हर बंदा जो इवेंट कर रहा है वो खुद करेगा, तो तब तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर वही आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी है कि देखो वो आप कोई परमानेंट रेंट नहीं ले रहे हो कि हर महीने का आपको रेंट आएगा, वो तो जब कोई इवेंट होगा तो रेंट मिलेगा ना, वो आपका नॉन करंट एसेट में आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, फिर वो आपका पीपीई में आएगा। ठीक है, और कोई सवाल है तो पूछें जी। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर। फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर ये जरा ध्यान से देखना है क्योंकि ये बाकी से डिफरेंट है। फेयर वैल्यू मॉडल, इंपॉर्टेंट नोट, if investment property taken at fair value model then depreciation not be charged अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट किया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट किया है तो तब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। फेयर वैल्यू मॉडल पे आपको पता है फेयर वैल्यू किसे कहते हैं, मार्केट वैल्यू को। हर साल के एंड पे आपने अपने एसेट की फेयर वैल्यू देखनी है, ज्यादा है तो एसेट डेबिट इनकम क्रेडिट, कम है तो लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। मतलब हर साल का फेयर वैल्यू ज्यादा हो या कम हो, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते जाएंगे। अगला दूसरा नोट लिखें, नोट नंबर 2, इफ इंक्रीज या डिक्रीज इन फेयर वैल्यू if increase या decrease in fair value, अगर फेयर वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, एक ही बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। डन होगी बात। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल पे सबसे डेप्रिसिएशन नहीं लेते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर इसका कोई अप एंड डाउन आता है वैल्यू के अंदर, कोई अप एंड डाउन आता है वैल्यू के अंदर, तो हमने क्या करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दो। एक बंदा क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, वो क्वेश्चन पूछ ले। सर जी आपने क्या था कि वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को चार्ज कर देते। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी नहीं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हाँ सर यही मैंने बताना। स्टेटमेंट सही है ऑफ सर, सही। चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। चलें जी, एक सवाल लिखते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ₹800,000 at
31st December 2018. Fair value at 31st December 2019, rupees 900,000. 31st December 2020, rupees 720. 31st December 21, rupees 810. Suppose that हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ये सिस्टम है। सर ये जो आपने लास्ट डेट लिखी है ये गलत नहीं हो गई? 2021 लिखी है, 2012 लिख दी है। यस सर। ये तो होगा। कोई नहीं यार, वो आपको तो पता ना कि 21 है। सर से भी हो जाती गलती कभी कभी, कोई बात नहीं। यार आज तो कैसे जाग रहा है यार, ये तो पीछे पीछे possible यार बड़े लोग आ गए। जरा सर की बात कैसे नहीं जा हुई। सर की बात नहीं। ये क्या हुआ? हाँ फ्रा, क्या हुआ तू इस टाइम जाग रहा है? ओए, बस देख ले। आ जाए जनाब। अब हमने इसके एक्सट्रैक्ट बनाए, जर्नल एंट्रीज पास करे, जो कुछ भी करना है ना, इंतहाई आसान काम है। जो कुछ भी करना है इतना मुश्किल नहीं है। तो जनाब आ जाए फिर। सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। एक्सट्रैक्ट भी बना लेते हैं, जर्नल एंट्रीज भी पास कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2019 to 21 and pass जर्नल एंट्रीज। हम जर्नल एंट्रीज भी पास कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट भी बना लेते हैं। जर्नल एंट्री जरा देखें। 31 दिसंबर 2019 को हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 1 लाख से। अब फेयर वैल्यू गेन के की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। फेयर वैल्यू गेन की जगह आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी लिख सकते हो। 8 लाख की हमारी प्रॉपर्टी थी, 9 लाख की हो गई। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, और ये फेयर वैल्यू गेन सीधा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। डन होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट सर यहाँ नेट लिखना है 31 ना? दिसंबर क्या? सर ये नेट वैल्यू लिखनी है जो फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है पुरानी वैल्यू से। जितने वैल्यू, जितने से एसेट बढ़ेगा उतनी वैल्यू लिखेंगे ना। 8 लाख का तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना, 8 लाख से तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। 9 लाख का हो गया तो जितना बढ़ गया वही लिखेंगे ना। अब हमारा एसेट 9 लाख से 7 लाख 20 हजार का हो गया। 9 लाख से 7 लाख 20 हजार का हो गया। 1 लाख 80 हजार से कम हो गया तो फेयर वैल्यू लॉस डेबिट एक 1,80,000 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 1,80,000 से खत्म। फेयर वैल्यू लॉस की जगह
फेयर वैल्यू लॉस की जगह आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखा जा सकता है, क्योंकि ये एक ही चीज है। ठीक होगी बात मेरे भाई? सर जी जैसे हम उसमें करते थे उसके पहले, बाद इसमें नहीं इस तरह से करते, जिस तरह हम उसमें समझ नहीं रिवैल्यूएशन आई। मॉडल में करते थे, जैसे रिवैल्यूएशन मॉडल में करते थे ना कि ना पहले ना, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तो बस इसमें सिंपली लिख देंगे। आपने क्यों, कोई रिवर्सल रिवर्सल नहीं होता। इसमें डायरेक्ट इनकम आ रही है तो इनकम, लॉस आ रहा है तो लॉस। ठीक तो है, थैंक यू सर। 31 दिसंबर 2021 में आए, 31 दिसंबर 2021। जी जनाब, क्या करोगे? जनरल एंट्री को गेन आ पास जाएगा, सर करवाएगा? 90,000 का इन्वेस्टमेंट गेन प्रॉपर्टी आएगा। टू वैल्यू। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोबारा डेबिट हो जाएगी। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 90,000 से, और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 90,000 से। अच्छा, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, बल्कि 5 मिनट ले लें, मुझे ना इसके एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखाएं, जल्दी कर लें जरा। जल्दी से एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखा दें मुझे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप FR1 के स्टूडेंट बन गए हो या नहीं, ये चेक करना चाहता हूं। जल्दी से एक्सट्रैक्ट बनाने की कोशिश करें। सर ये जो फेयर वैल्यू लॉस और गेन है, ये उसमें भी आएगा ना, अगर कैश फ्लो में कोई दिया हो? कैश फ्लो में मैं इसका इफेक्ट करवाऊंगा, कैश फ्लो की रिवीजन के अंदर। कैश फ्लो की रिवीजन के अंदर इसका मैं इंपैक्ट करवाऊंगा। हो गया सर। हो गया? ये तो आसान ही है। जी जनाब, 2019, 20 और 21 में 2 कॉलम बन रहे हैं। एक अदर एक्सपेंस का, जिसके अंदर फेयर वैल्यू लॉस आएगा, और एक अदर इनकम का हेड बनेगा, क्योंकि इसमें इनकम भी है, फेयर वैल्यू गेन का। 2019 में फेयर वैल्यू गेन आया था हमारा 1 लाख का। 2019 में फेयर वैल्यू गेन आया था। 2020 में फेयर वैल्यू लॉस आया था 1,80,000 का। फिर 2021 में फेयर वैल्यू गेन आया था 90,000 का।
लो जनाब, ये हर साल के अलग अलग एक्सट्रैक्ट बन गए। हमने तमाम इनकम और एक्सपेंस लिख लिए। बात समझ लगी? फिर आगे चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। नाम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 31st December 2019, 2020, 21। जी जनाब, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2019 के एंड पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 9 लाख। 2020 के एंड पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 7,20,000। 2021 में हो गई 8,10,000। लो जनाब, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कि जो ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू होगी वही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी। हर बस साल के ईयर के ऊपर जो वैल्यू होगी, हाँ अगर कोई एसेट आप बेच देते हो तो फिर वो जो फेयर वैल्यू का डिफरेंस है और पुरानी फेयर वैल्यू का डिफरेंस है वो गेन के नाम से आएगा, डिस्पोजल के नाम से, गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है मेरे भाई, हमने इसकी जर्नल एंट्रीज भी देख ली, हमने जर्नल एंट्री के साथ इसके एक्सट्रैक्ट भी देखे। सर एसओएफपी बस अब यही आ है जाओ कुछ हाँ जी सर, एसओएफपी बस यही है, ये बस ये मतलब जो गेन और लॉस की अमाउंट है बस वही लिखनी है। हाँ जी, आगे आ जाए जनाब। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमने पढ़े थे दो रूल। एक हमने पढ़ा था नंबर 1, पहला रूल पढ़ा था कि अगर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी taken at same model, ओके होगी बात। अब इस रूल की एक्सेप्शंस मैं लिखवाने लगा हूं। इफ फेयर वैल्यू मॉडल, अगर फेयर वैल्यू सर? मॉडल है जी, सर उस दिन जो आप एक्सेप्शन लिखवाने लगे थे वो है? हाँ जी वो लिखवाने लगा हूं। हमने कहा कि अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल लिया है तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे, और अगर कॉस्ट मॉडल पे लिया हुआ है तो सारी प्रॉपर्टीज कॉस्ट मॉडल पे। अब जरा आए कि अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल लिया है और एक आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती, उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन हो ही नहीं सकती, तो तब तो उसकी फेयर वैल्यू ले ही नहीं सकते। अगर ऐसा एसेट, यानी आपकी 5-6 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते, आप उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते, तो तब आप उसको किस पे ले जाकर जाएंगे? कॉस्ट मॉडल पे। एंड वन ऑफ एनी वन
of the investment property property's fair value cannot be determined then it will be taken at cost model. लो जनाब, अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुने, ऐसा एसेट जिसकी फेयर वैल्यू डिटरमन ना हो सके उसको हम कॉस्ट मॉडल पे लिखेंगे, ऐसे अंडर जैसे IAS 16 में लिखते हैं। कैसे? कॉस्ट मॉडल अकॉर्डिंग टू IAS 16 लेकर चलेंगे, उसको फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के थ्रू भी नहीं लेकर जाते। हालांकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट मॉडल सेम होता है जैसे कि IAS 16 का कॉस्ट मॉडल है, सेम होता है, लेकिन स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि अगर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके यानी पिछले क्वेश्चन के अंदर कि जनाब एक ऐसा है हम उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते, लाजमी बात है उसको कॉस्ट मॉडल पे लेकर जाएंगे, और कॉस्ट मॉडल पे भी वो कहता है किस तरीके से लेकर जाना है, जैसे कि IAS 16 में है, जैसा कि IAS 16 में है। बात क्लियर हो गई? सर वो फिर जब बैलेंस शीट में हम उसको लिखेंगे तो उसको फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे। अब सुन ले, मैं सारी बातें बताने लगा, उसको IAS 16 के तहत लेकर जाएंगे, ठीक है? और अभी बातें खत्म नहीं, 3-4 बातें रहती हैं, वो पहले सुन लें। अगली इंपॉर्टेंट बात कहता है कि अगर आपने कोई भी एसेट कॉस्ट मॉडल पे लिख लिया, पहले कॉस्ट मॉडल पे लिख लिया, बाद में उसकी फेयर वैल्यू अगर डिटरमिन हो भी सकती है, तब भी हमने उसको वापस नहीं लेकर आना। यानी एक मॉडल अगर आपने अडॉप्ट कर लिया है, फिर उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फॉर लाइफ आपने वही मॉडल रखना है, ठीक है? इसकी भी एक्सेप्शंस है, इसकी भी एक्सेप्शन है। दोबारा सुने, पहली एक्सेप्शन ये है कि हमने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा हुआ एसेट, अगर कोई एसेट की फेयर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, हम उसको कॉस्ट मॉडल पे लेकर जाएंगे। आने वाली जिंदगी में कभी उसकी वापस यानी फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सकती है, फिर भी वापस नहीं आना, फिर जो गया वो गया। एक बात, क्योंकि रूल कहता है कि अगर आपने जो एक मॉडल लिया है फॉर लाइफ रखना है, लेकिन क्या इसमें भी कोई एक्सेप्शन है कि पहले कॉस्ट मॉडल से बाद में फेयर वैल्यू मॉडल पे आया जा सकता है? एक रूल है, एक एक्सेप्शन है, अब वो भी लिख लें। दूसरी बात पहले रूल लिखते हैं। इफ अ मॉडल इज सिलेक्टेड देन फॉर लाइफ that model adopted हाँ, वो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। ये एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन क्या है कि कहते हैं कि अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन आपकी प्रॉपर्टी है, अंडर कंस्ट्रक्शन आपकी कोई प्रॉपर्टी, और एक बात याद रखें, जो चीज अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी कोई फेयर वैल्यू नहीं होती। जो चीज अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी फेयर वैल्यू नहीं होती, तो तब जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन है तब तक ये कॉस्ट मॉडल पे रहेगी, तब तक ये कॉस्ट मॉडल पे रहेगी। और कॉस्ट मॉडल में भी किस तहत रहेगी? IAS 16 के तहत, क्योंकि जो चीज अंडर कंस्ट्रक्शन होती है उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती।
जो चीज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो चीज अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती। कहते हैं व्हेन, बल्कि एज फेयर वैल्यू डिटरमिन या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, अगर फेयर वैल्यू या तो फेयर वैल्यू उसकी डिटरमिन हो जाए या उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो पहले काम हो जाए हम अपने कॉस्ट मॉडल को कन्वर्ट कर देंगे फेयर वैल्यू मॉडल पे। दोबारा सुने, हमारा फेयर वैल्यू मॉडल है, हमारा फेयर वैल्यू मॉडल है और हमारा एक एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारा फेयर वैल्यू मॉडल है और हमारा एक एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है। डन होगी बात। अब जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है हम फेयर वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है हम फेयर वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। ओके होगी बात। तो जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है हम उसको कॉस्ट मॉडल के तहत रख देंगे। जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए या उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन होने के काबिल हो जाए हम उसको किस पे लेकर आ जाएंगे, फेयर वैल्यू मॉडल पे। राबिया का सवाल है कि सर अगर कोई पर्सन लैंड की सेल और परचेज का काम करना चाहता है लेकिन उसका आइडिया लेने के लिए वो पहले एक लैंड बाय करता है और उस पे प्रॉफिट या लॉस को टेस्ट करना चाहता है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी या बस एसेट होगा उसका? देखिए, अगर हमने सेल परचेज के लिए है तब तो वो हमारी इन्वेंट्री है, वो हमारी इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री का IS2 के अंदर जाता है। ठीक है। हाँ, अगर उसने अभी तक अनडिटरमिन यूज है, मतलब फ्यूचर यूज के बारे में नहीं पता, तब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए जनाब। सर सर आपने जो सवाल पूछा, हाँ जी शाम, सर ये पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता है ये IS 40 में आ रहा है या पता चलाना होता है हमने? नहीं हमने खुद बताया ना, बताया जो रेंटल पर्पस है या कैपिटल एप्रिसिएशन है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, दोबारा ये दोनों रूल सुन लें, फिर मैं ये आज मैंने वो थोड़ा सा क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, टाइम फिर कम रह गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में मुझे काफी क्यूरीज मिली हैं, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 13, तो वो भी मैंने डिस्कस करना है। तो पहले आप लोग से ये सुन लें कि अगर हमने फेयर वैल्यू मॉडल रखा हुआ है और किसी की फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती, फेयर वैल्यू नॉट डिटरमिन, तो उसको हम कॉस्ट मॉडल पे रख देंगे। ठीक है, और अगर दूसरे लफ्जों में हमने फेयर वैल्यू रखा हुआ है और अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा एसेट, तो जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तब तक कॉस्ट मॉडल पे रहेगा। जैसे ही उसकी फेयर वैल्यू या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है वो वापस अपनी फेयर वैल्यू पे आ जाए। ठीक है। हाँ, एक बात सुने, अगर आपका कॉस्ट मॉडल आपने अडॉप्ट कर लिया, सारी जिंदगी आपने कॉस्ट मॉडल रखना है अनटिल एंड अनलेस कि वो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ना अप्लाई हो जाए। और अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल रखना है तो वो भी सारी जिंदगी फेयर वैल्यू मॉडल है, लेकिन जहां पर दो एक्सेप्शन है। एक कि अगर कोई एसेट जिसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन ना हो उसको निकाल दोगे, या अंडर कंस्ट्रक्शन है कोई तो उसकी भी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती।